ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं शबाना बेगम माविन मौलमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी मदरसा हिप्परगा तालुका जेवरगी ज़िला कलबुर्गी से जमात हफ्तुम के लिए समाजी साइंस का मजमून पढ़ाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामाईन इकराम, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, दिल की गहराइयों से आपका आज ई क्लास में खैर मक़दम करती हूँ। तो चलिए तलबा, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले, आज का उन्वान शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम इसके जवाबात देंगे। तो चलिए देखते हैं कि मेरा पहला सवाल क्या है। जी हाँ, मेरा पहला सवाल है, हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ? बताइए तलबा, हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ? जी हाँ, बिल्कुल सही, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? जी हाँ, हमारे हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले लीडर की तस्वीर आपको नज़र आ रही है। तो चलिए मेरा दूसरा सवाल देखते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, आज़ादी से पहले हमारे हिंदुस्तान पर किसकी हुकूमत थी? बताइए तलबा, किसकी हुकूमत थी? जी हाँ, बिल्कुल सही, आज़ादी से पहले हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक तस्वीर नज़र आ रही है। इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है तलबा? देखिए कि किस तरह से अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों पर जुल्म कर रहे हैं। तो चलिए तलबा, आप देख लेते हैं कि हमारा तीसरा सवाल क्या है। मेरा तीसरा सवाल है, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ किस बर-ए-आज़म से आए? बताइए तलबा, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ किस बर-ए-आज़म से आए? जी हाँ, बिल्कुल सही, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ बर-ए-आज़म यूरोप से आए थे। तो चलिए तलबा, आज हम जो उन्वान पढ़ने वाले हैं वो है हिंदुस्तान में अहले यूरोप की आमद। कौन सा उन्वान पढ़ने वाले हैं तलबा आज हम? जी हाँ, हिंदुस्तान में अहले यूरोप की आमद, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। इसके साथ, उन्वान के साथ एक तस्वीर नज़र आ रही है। क्या बता सकते हैं तलबा इसमें क्या है? जी हाँ, क्या नज़र आ रहा है? आबी जहाज़ से लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए आज हम एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी कि हिंदुस्तान में अहले यूरोप कब आए, क्यों आए, इसके क्या वजूहात थे और इसके क्या नताइज हुए, इससे मुताल्लिक़ हम मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए तलबा, देख लेते हैं कि सबसे पहला अहम नुकात क्या पढ़ने वाले हैं हम। हिंदुस्तान में अहले यूरोप की इब्तिदाई सरगर्मियाँ। उसके बाद जो अहम नुकात है, हिंदुस्तान को आए यूरोपी तिजारती कंपनियों का तारुफ। और जो तीसरा अहम नुकात है वो है अंग्रेज़ हिंदुस्तान में मजबूत बुनियाद डालने की वजूहात। और जो चौथा अहम नुकात है वो है हिंदुस्तान के नक्शे में अहले यूरोप के तिजारती मुकामात भी हम इस सबक के ज़रिए देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में अहले यूरोप की इब्तिदा, यानी कि हिंदुस्तान में जब अहले यूरोप आए तो सबसे पहले कौन सी कौम हिंदुस्तान को आई, यूरोप की कौन सी कौम हिंदुस्तान को आई? क्या आप जानते हैं तलबा? तो चलिए इसके मुताल्लिक़ हम मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले कौन आए हिंदुस्तान को? जी हाँ, पुर्तगाल। पुर्तगाल ही वो कौम है जो यूरोप से सबसे पहले हिंदुस्तान को दाखिल होती है। हिंदुस्तान में पुर्तगाल सबसे पहले दाखिल होने वाली यूरोपी कौम है। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने केरला के कालीकट पहुंचकर हिंदुस्तान के लिए एक नई आबी रास्ते की खोज की। जी हाँ तलबा, वो कौन सी कौम है? जी हाँ, पुर्तगाल वो यूरोपी कौम है जो सबसे पहले हिंदुस्तान में दाखिल होती है। कब दाखिल होती है तलबा? जी हाँ, 17 मई 1498 ईस्वी को। और वो कौन शख्स है? जी हाँ, वास्को डी गामा। कौन है? वास्को डी गामा। आप उसकी तस्वीर भी यहाँ देख सकते हैं।
जो ठहरा हुआ, जो कश्ती में जो ठहरा हुआ नज़र आ रहा है वो कौन है? वास्को डी गामा। तो इन्होंने कहाँ सबसे पहले कहाँ पहुँचा? केरला के कालीकट पहुँचकर हिंदुस्तान के लिए क्या किया? एक नई आबी रास्ते की खोज की। यहाँ पर आप इस नक्शे में देख सकते हैं, आपको जो एरो मार्क नज़र आ रहा है लाल कलर का, वो है लिस्बन। लिस्बन एक शहर है, कहाँ का? पुर्तगाल का। तो ये जो मल्लाह है कौन है? वास्को डी गामा मल्लाह ने क्या किया? लिस्बन शहर से, कहाँ से? लिस्बन से आबी रास्ते का सफ़र करते हुए देखिए किस तरह से वो कहाँ पहुँचता है? जी हाँ, हिंदुस्तान, इंडिया नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर गोवा नज़र आ रहा है। कहाँ पहुँचा वो? कालीकट। कब? 1498 ईस्वी में। जी हाँ, तो इस तरह से वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान के लिए, अहले यूरोप से हिंदुस्तान के लिए एक नई आबी रास्ते की खोज की। तो तलबा, हर चीज़ की खोज की कुछ मकसद होते हैं, तो अब हम देखेंगे कि इनका बुनियादी मकसद क्या था, किस लिए वो हिंदुस्तान आना चाहते थे अहले यूरोप से। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बुनियादी मकसद, यानी कि किस लिए इसने एक नई आबी रास्ते की खोज की हिंदुस्तान के लिए। मशरक़ी ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुक़ात को बढ़ाना। जी हाँ तलबा, इनका मेन मकसद क्या था? मशरक़ी ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुक़ात को बढ़ाना। तिजारत यानी कि बिज़नेस करना, तिजारती ताल्लुक़ात को बढ़ाना इनका सबसे अहम मकसद था। तलबा, आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? चंद मसाले नज़र आ रहे हैं, जिसमें काली मिर्च है, लाल मिर्च है, इलायची है, दालचीनी है ना। ये तमाम मसाले, इनकी मांग यूरोप ममालिक में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और इसकी पैदावार वहाँ बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो इन मसालों की पैदावार ख़ास कर मशरक़ी ममालिक में, ख़ास कर हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इन मसालों की तिजारत करने के लिए यूरोप क्या चाहते थे? हिंदुस्तान के लिए एक रास्ता खोज करना चाहते थे। तो ये इनका बुनियादी मकसद था। नौआबादियत हुकूमत क़ायम करना, यानी कि जब वो एक नया आबी रास्ते की खोज किए, जब हिंदुस्तान आए, तो इनका दूसरा मकसद क्या हो गया? नौआबादियत, यानी कि यहाँ पर वो अपनी हुकूमत क़ायम करना चाहते थे। और उसके बाद क्या चाहते थे? ईसाई मज़हब की तबलीग करना, यानी जब हिंदुस्तान पहुँच गए हैं तो वो क्या चाहते थे? अपना मज़हब। उनका मज़हब कौन सा था तलबा? जी हाँ, ईसाई मज़हब उनका था। ईसाई मज़हब की वो क्या करना चाहते थे? तबलीग, यानी कि फैलाना चाहते थे हिंदुस्तान में। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो ज़बरदस्ती कर हिंदुस्तानियों को अपना मज़हब अपनाने के लिए तकलीफ़ दिया करते थे। तो चलिए तलबा, अब हम देख लेते हैं पुर्तगालियों की तरक्की की वजूहात। ये इनका मकसद था। क्या ये अपने मकसद में तरक्की करते हैं? तो इसकी वजूहात क्या हैं? कालीकट के राजा, यानी कि पुर्तगाली मल्ला कहाँ पहुँचा तलबा? जी हाँ, कालीकट पहुँचता है। तो कालीकट का उस वक्त राजा कौन होता है? राजा ज़ामोरिन। राजा ज़ामोरिन ने क्या किया? पुर्तगाली मल्ला जो वास्को डी गामा वहाँ पर पहुँचा, तो उसको क्या किया? तिजारत की इजाज़त दे दी। यहाँ पर आपको तस्वीर में देख सकते हैं आप, ये तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? जी हाँ, वो जो बैठे हुए हैं तख्त पे वो कौन है? राजा ज़ामोरिन है कालीकट के। और जो उनके सामने जो नज़र आ रहे हैं वो है मल्लाह, वास्को डी गामा मल्लाह है। उन्होंने क्या कर रहे हैं? वहाँ पर इजाज़त पूछ रहे हैं तिजारत की। तो ज़ामोरिन क्या करते हैं? उनको इजाज़त दे देते हैं। 1509 ईस्वी में अलबुखर हिंदुस्तान का पहला गवर्नर मुकर्रर हुआ। जी हाँ, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जो हिंदुस्तान में मुकर्रर हुआ वो कौन है तलबा? अलबुखर। कब? कौन से सन में? सन 1509 ईस्वी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसकी तस्वीर है? अलबुखर की तस्वीर है। 1510 में क्या होता है? बीजापुर के सुल्तान से गोवा अपने कब्ज़े में कर लेते हैं, है ना। तब वो हिंदुस्तान पहुँचे, तिजारत की परमिशन ले ली। इसके बाद इन्होंने क्या किया? अपनी हुकूमत क़ायम करना चाहते थे, अपनी नौआबादियत को फैलाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया? 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा अपने कब्ज़े में कर लिया। इसके साथ साथ पुर्तगाल हिंदुस्तान छोड़कर जाने तक, यानी कि जब तक वो हिंदुस्तान में रहे तब तक उनका पाया तख्त क्या था तलबा? गोवा था। गोवा को क्या किया उन्होंने? अपना पाया तख्त
बना लिया। तो तलबा अब हम देख लेते हैं पुर्तगालियों के तिजारती मराकज़। हाँ, मैंने अभी आपको बताया है, पहले तो वो तिजारत की गर्ज से आए, उसके बाद क्या किया, यहाँ के इलाक़ों पर कब्ज़ा करना शुरू किया, और वहीं पर क्या किया, जो इलाक़ों पर कब्ज़ा किया वहाँ पे तिजारती मराकज़ बनाना भी शुरू किया। तो अब हम देख लेते हैं कि पुर्तगालियों के तिजारती मराकज़ कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि इनके कौन कौन से तिजारती मराकज़ है। अलबुखर के बाद आए गवर्नर ने दियो, दमन, सालसेट, बासिन, चौल, मुंबई, सैंथम और बंगाल के हुगली वगैरह मुकामात पर अपनी नौ आबादियात कायम की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लू मार्क नज़र आ रहा है, वो इन प्लेसेस पे, इन मुकामात पर पुर्तगालियों ने क्या किया, अपने तिजारती मराकज़ कायम किए। कौन कौन से तलबा? दियो है, दमन, सालसेट, बासिन, चोल, मुंबई, सैंथम और बंगाल और हुबली वगैरह। पुर्तगालियों के ज़वाल के असबाब। तो चलिए तलबा, इन मुकामात पर ये तिजारती मराकज़ तो क़ायम किए, इनको कामयाबी तो हुई, मगर इसके बाद इनका ज़वाल भी होता है। तो देखेंगे हम पुर्तगालियों के ज़वाल के असबाब, क्या असबाब थे, किस लिए ये यहाँ पर इनका ज़वाल हो गया। ताकतवर बहरी बेड़ा रखने वाले डच और अंग्रेज़ पुर्तगालियों के मजबूत हरीफ मुकाबिल थे। यानी कि जब आबी रास्ते की खोज हुई यूरोप से, तो ना सिर्फ पुर्तगाल बल्कि उनके बाद डच है, अंग्रेज़ है, ये लोग क्या है, ये लोग भी हिंदुस्तान आ जाते हैं। तो जब ये लोग हिंदुस्तान आ जाते हैं तो इनका जो ताकत, पुर्तगालियों का जो बहरी बेड़ा होता है वो कमज़ोर होता है, किसके बनिस्बत? डच और अंग्रेज़ के। तो ये एक अहम सबब है इनके ज़वाल का। जो दूसरा अहम सबब है वो है पुर्तगाली सरकार के मुलाजिमीन रिश्वत खोर हो गए, इस वजह से वो पुर्तगाल का भरोसा खो दिए। तब्दीली मज़हब भी इनके ज़वाल की अहम वजह थी। तलबा, मैंने अभी आपको दिखाया था एक तस्वीर में, उसमें किस तरह से वो हिंदुस्तानियों पर जुल्म करते थे अपना मज़हब फैलाने के लिए। तो वो भी एक क्या हो गया, इनके ज़वाल का अहम वजह बनी। विजयनगर सल्तनत के ज़वाल के बाद इनके तजारती जो मराकज़ थे वो क्या हो गए, कमज़ोर पड़ गए। हिंदुस्तान में सबसे पहले आने वाले और हिंदुस्तान में सबसे आखिर में जाने वाले पुर्तगाल ही थे। 1961 में हिंदुस्तानी फ़ौज ने पुर्तगालियों को क्या किया, यहाँ से मार भगाया और गोवा को आज़ाद करवाया। यानी कि वो कब आए, 1498 ईस्वी में एक नए आबी रास्ते की खोज कर हिंदुस्तान आते हैं, यहाँ पर तिजारती मराकज़ कायम करते हैं। मगर जब तक वो हिंदुस्तान छोड़ के जाते हैं तब तक गोवा को ही अपना पायतख्त बनाते हैं। आज़ादी के बाद यानी कि 1947 में जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर जाते हैं तब भी पुर्तगाल यहीं पे क़याम पज़ीर रहते हैं, यानी कि गोवा में क़याम पज़ीर रहते हैं। 1961 में हिंदुस्तानी फ़ौज ने क्या किया, पुर्तगालियों को यहाँ से मार भगाया और गोवा को 1961 में आज़ाद किया तलबा। तो चलिए अब हम देखते हैं डच की आमद, यानी कि पुर्तगालियों के बाद यूरोप को आने वाली जो कौम थी वो है डच। तो तलबा देखते हैं कि हम डच की आमद कब होती है। 1596 में ये हिंदुस्तान आते हैं और कब तक यहाँ पर क़याम पज़ीर रहते हैं, 1792 ईस्वी तक। तो चलिए तलबा अब हम डच के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। पुर्तगालियों के बाद हिंदुस्तान आने वाले यूरोपियों में नीदरलैंड के डच बहुत अहम हैं। जैसे तलबा अब हम जानते हैं कि पुर्तगाल के बाद जो कौम आई थी वो डच, तो ये कहाँ से आए थे, नीदरलैंड से आए थे। हिंदुस्तान को कहाँ से आए थे, नीदरलैंड से आए थे। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। तो जब वो हिंदुस्तान आए 1596 में, तो उसके बाद क्या किया, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया हिंदुस्तान में कायम किए। ये कंपनी मशरक़ी ममालिक के साथ तिजारत का मौका हासिल किया, यानी कि कंपनी यहाँ पर बनाकर क्या किया इन्होंने, मशरक़ी ममालिक के साथ तिजारत करने का इन्हें मौका हासिल हुआ। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। पॉलीकट डच हुकूमत का पाया तख्त था। जिस तरह से पुर्तगालियों का पाया तख्त गोवा था, उसी तरह से डच का जो
پایا تخت تھا وہ کون سا تھا طلبہ؟ پولیکارپ ڈچ حکومت کا پایا تخت تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ ڈچ کے تجارتی مراکز کہاں کہاں تھے۔ ہندوستان کے آگرہ، مچھلی پٹنم، سورت، ناگپٹنم، کوچی وغیرہ مقامات ڈچ کے تجارتی مقامات تھے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوپر ہے وہ ہے آگرہ، دکھ رہا ہے نا طلبہ؟ آگرہ ہے، سورت ہے نا؟ یہ تمام کیا ہیں ان کے تجارتی مراکز ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کس طرح سے تجارتی مراکز قائم کرتے تھے۔ سمندروں کے کنارے نظر آ رہے ہیں نا؟ جی ہاں طلبہ، اب ہم دیکھیں گے ڈچ کے زوال کے اسباب، یعنی کہ وہ جب ہندوستان آئے تو انہیں بھی کیا ہے، یہاں پر کامیابی ملی، بہت سارے تجارتی مراکز قائم کیے، اس کے باوجود بھی ان کو زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ تو دیکھیں گے کہ اس کے زوال کے اسباب کیا کیا ہیں۔ ڈچ انگریزوں کے ساتھ لڑائی پر اتر آئے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا جب پرتگال آئے، ڈچ بھی آئے، انگریز آئے، فرانس آئے۔ تو جب ڈچ ہندوستان آئے تو کیا کیا، انگریزوں کے ساتھ لڑائی پر اتر آئے۔ انگریزوں نے انہیں شکست دے دی۔ تو انگریز کیا تھے، بہت ہی طاقتور تھے طلبہ، انہوں نے کیا کیا، ڈچ کو بھی ہرا دیا، شکست دے دی۔ ڈچ انگریزوں کے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، ڈچ جنوبی مشرقی ایشیا کے جزائروں کی طرف رخ کیا۔ تو چلیے طلبہ، اب ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے اس کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ ہندوستان کو بحری راستوں کے ذریعے تجارت کے لیے آنے والی یورپی قوم کون سی تھی؟ جی ہاں، پرتگال تھی۔ اسی طرح سے ہندوستان کا بحری راستہ کس نے دریافت کیا طلبہ؟ واسکو ڈی گاما نے۔ کب؟ 17 مئی 1498 عیسوی میں۔ جو تیسرا اہم نکات ہے وہ ہے طاقتور بحری بیڑا رکھنے والے ڈچ اور انگریز اور پرتگالیوں کے تبدیلی مذہب ان کے زوال کا اہم وجہ تھی۔ ہندوستان میں سب سے آخر میں جانے والی جو یورپی قوم تھی وہ کون سی تھی؟ جی ہاں، پرتگال تھی۔ 1961 عیسوی میں ہندوستانی فوج نے کیا کیا، پرتگالیوں کو مار بھگایا اور گوا کو آزاد کروایا۔ 1602 عیسوی میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی۔ پولیکارپ ڈچ حکومت کا پایا تخت تھا۔ انگریزوں کے ساتھ لڑائی اور انگریزوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہونے کی وجہ سے ڈچ کے زوال کے اہم وجہ بنی۔ تو چلیے طلبہ دیکھ لیں گے انگریزوں کی آمد۔ دیکھیے نیکسٹ کون آتے ہیں، انگریز ہندوستان کو آتے ہیں کب؟ 1600 عیسوی میں۔ 1600 عیسوی میں آتے ہیں اور 1947 تک وہ کیا کرتے ہیں، ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس تصویر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح انگریز ہندوستانیوں پر ظلم کرتے تھے۔ تجارت کرنا انگریزوں کا اصل مقصد تھا، تو ان کا بھی مین اہم جو مقصد تھا یورپیوں کا، اب جیسے آپ جانتے ہیں طلبہ، تجارت کرنا ہی ان کا اصل مقصد تھا۔ مگر ہندوستان کی بدترین سیاسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کیا کرتے ہیں، اپنی حکومت قائم کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب انگریز ہندوستان کو آتے ہیں تو جب یہاں پر وہ رہتے ہیں، تجارت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی جو سیاسی حالت ہے وہ بہت ہی بدترین ہوتے جا رہی ہے۔ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی خود کی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تجارتی تعلقات قائم کرنے کی غرض سے دیکھیے سب سے پہلے ان کا بھی مقصد وہی تھا، تجارت کرنا تھا۔ 1600 عیسوی میں انگلینڈ کے تاجر مشرقی ممالک کے ساتھ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کیا۔ کب کیا انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی؟ 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے، انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ ملکہ الزبتھ کی اجازت حاصل کرتے ہوئے ہندوستانیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھاتے ہیں۔ جو انگلینڈ کی جو ملکہ تھی وہ کون تھی؟ ملکہ الزبتھ۔ انہوں نے اجازت حاصل کرتے ہوئے ہندوستانیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھائے۔ یہ ہے، اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے ملکہ الزبتھ۔ سر تھامس راؤ نے کیا کیا؟
1615 ईस्वी में मुग़ल शहंशाह जहांगीर के दरबार में हाजिर होकर सूरत में तिजारत करने की इजाज़त हासिल कर ली। यहाँ पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, वहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, सर थॉमस आए हैं किसके दरबार में, मुग़ल। उस वक़्त किसकी हुकूमत थी, मुग़ल की हुकूमत थी। मुग़ल कौन शहंशाह है, जहांगीर। जी हाँ, मुग़ल शहंशाह जहांगीर के दरबार में आते हैं सर थॉमस रॉय। कब, 1615 ईस्वी में। किस लिए आते हैं, तिजारत की इजाज़त हासिल करने। तो सबसे पहले इन्हें किस जगह पर, सूरत पर तिजारत करने की, तिजारत यानी कि बिज़नेस करने की इजाज़त हासिल कर लेते हैं। इसके बाद कलकत्ता अंग्रेज़ों का पहला पायातख्त था। जिस तरह से डच का पायातख्त पॉलिकट था, इसी तरह से अंग्रेज़ों का जो पायातख्त था वो था कलकत्ता। इब्तिदा में ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाज़ें सूरत बंदरगाह में ठहरती थी, यानी कि सूरत में इन्होंने तिजारत करने की इजाज़त हासिल कर ली। इसके बाद यहाँ पर ये क्या किए, बंदरगाह पर अंग्रेज़ों की जहाज़ें ठहरती थी। यहाँ पर एक मंज़र देख सकते हैं आप, देखिए कहाँ पर है सूरत, नज़र आ रहा है आपको हिंदुस्तान के नक्शे में, वो जो लाल कलर से जो निशान किया हुआ है वो है, कौन सा मुकाम है, सूरत। अंग्रेज़ों के तिजारती मराकिज़। तो चलिए तलबा हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपने तिजारती मराकिज़ कहाँ कहाँ क़ायम किए। तस्वीर में आप यानी कि हिंदुस्तान के नक्शे में जो हाईलाइट किया हुआ है वो है मुकामात अंग्रेज़ों के तिजारती मराकिज़। कौन कौन से हैं तलबा, आगरा है, अहमदाबाद है, बरोच है। बरोच मुकामात पर तिजारती मराकिज़ क़ायम किए। बाद में इन्होंने क्या किया, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में भी अपनी तिजारती कोठियाँ क़ायम की। अंग्रेज़ों की तरक्की की वजूहात, इस तरह से इन्होंने अपने तिजारती मुकामात क़ायम किए, तो इनको क्यों ज़वाल नहीं हुआ, इनके क्या वजूहात है, क्यों इनको यहाँ पे हिंदुस्तान में तरक्की मिली। तो चलिए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुनाफा बड़े पैमाने पर क्या होता गया, बढ़ता गया। देखेंगे मुग़ल बादशाह फ़ारुख सयाद से बंगाल के इलाक़े और सूरत में बग़ैर महसूल के तिजारत करने की इजाज़त हासिल की। जब यहाँ पर रहना शुरू किया अंग्रेज़ों ने तो क्या किया, यहाँ की सियासत में दखल अंदाज़ी देना शुरू किया और धीरे धीरे एक एक बादशाहों से इलाक़ों को अपने कब्ज़े में करना शुरू किया। पहले तो क्या किया, मुग़ल बादशाह फ़ारुख सयाद से क्या किया, बंगाल के इलाक़ों में सूरत में बग़ैर महसूल यानी कि बग़ैर टैक्स अदा किए हुए तिजारत करने की इजाज़त हासिल कर ली। इसकी वजह से यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये है बादशाह फ़ारुख सयाद। देखते हैं तलबा हम, बग़ैर महसूल के आज़ादाना तौर पर तिजारत करने के इजाज़तनामे को दस्तक कहते हैं। इस सवाल अगर पूछेंगे कोई आपसे तो दस्तक किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे आप, जी हाँ, बग़ैर महसूल यानी कि बग़ैर टैक्स अदा किए हुए आज़ादाना तौर पर जो तिजारत बग़ैर महसूल के आज़ादाना तौर पर तिजारत करने के इजाज़तनामे को दस्तक कहते हैं। देखिए तलबा अच्छे से याद कर लीजिए, ज़हनशीन कर लीजिए कि दस्तक किसे कहते हैं। बग़ैर महसूल यानी कि बग़ैर टैक्स के आज़ादाना तौर पर तिजारत करने की इजाज़तनामे को दस्तक कहते हैं, यानी कि बग़ैर पैसे अदा किए, बग़ैर टैक्स दिए जो तिजारत करते हैं उसको क्या कहते हैं, दस्तक कहते हैं। इसकी मदद से यानी कि दस्तक की मदद से मुक़ामी ताजिरों से भी ज़्यादा अंग्रेज़ी ताजिर क्या हो गए, ताकतवर बन गए। अंग्रेज़ अपनी क़ुव्वत को बढ़ाने की ग़र्ज़ से अपनी रिहायशी मुक़ामात के अतराफ़ क़िले तामीर करवाए। तो देखिए किस तरह से पहले तो अपने तिजारती रिहाइश बनाना शुरू करते हैं हिंदुस्तान में, इसके बाद क्या करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए यानी कि उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, अपनी रिहायशी मुक़ामात के अतराफ़ क़िले तामीर करवाते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, वो अपने तिजारती मराकिज़ के अतराफ़ क्या कर रहे हैं, क़िले बनवा रहे हैं, क्योंकि उनको दुश्मनों का डर था, यानी कि दुश्मनों से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने अतराफ़ क़िले तामीर करते हैं। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज और गोला बारूद भी रखना शुरू किया। देखिए क़िले भी बनवाना शुरू किया और साथ साथ क्या किया, अपनी फ़ौज और गोला बारूद भी वहाँ पर रखना शुरू किया। बहुत जल्द अंग्रेज़ फ़ौज ताकतवर बनकर उभरती है। तो ये थे इनके कामयाबी के असबाब। तो चलिए तलबा अब हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के बाद जो हिंदुस्तान आते हैं वो कौन सी कौम है। जी, फ्रांसीसी। कब आए ये, 1664 था, 1954
تجارتی غرض سے ہندوستان آنے والی اہل یورپ میں آخر میں آنے والے فرانسیسی ہیں، ہے نا۔ سب سے پہلے کون آئے تھے طلباء؟ جی ہاں، پرتگالیوں نے کیا کیا تھا؟ بحری راستے کی ایجاد کیا، اور سب سے پہلے جو قوم آئی وہ پرتگال ہے۔ جو سب سے آخر میں ہندوستان میں آتی ہے وہ قوم کون سی ہے؟ اہل یورپ کی قوم، جی ہاں، فرانسیسی سب سے آخر میں ہندوستان میں آنے والی یورپی قوم ہیں۔ 1664 عیسوی میں فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ تو جب وہ 1664 عیسوی میں ہندوستان آئے تو کیا کیا انہوں نے؟ فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ ہندوستان میں کیا کیا؟ فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی۔ 1668 عیسوی میں فرانسیسی کیا کیے؟ ہندوستان میں پہلی تجارتی کوٹھی قائم کی۔ کہاں پر؟ سورت میں۔ سورت میں کیا کیا انہوں نے؟ پہلی اپنی تجارتی مرکز قائم کیا۔ اسی طرح سے تھوڑے ہی عرصے میں ہندوستان کے دیگر علاقوں میں اپنی تجارتی مراکز قائم کیے۔ تو دیکھتے ہیں ان کے تجارتی مراکز کہاں کہاں تھے۔ فرانسیسیوں کے تجارتی مراکز ہندوستان کے نقشے میں جو نظر آ رہا ہے آپ کو گرین سے، اور جو گرین سے نظر آ رہا ہے وہ ہیں ان کے تجارتی مراکز۔ پانڈیچیری، کالیکٹ، ماہے، کاریکل اور چندر نگر وغیرہ یہ کیا ہیں؟ ان کے تجارتی مراکز ہیں۔ اور یہ جو نقشے میں آپ کو جو پنک کلر سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے طلباء؟ پانڈیچیری۔ پانڈیچیری کیا تھا؟ ان کا پایا تخت تھا۔ کس کا؟ فرانسیسیوں کا پایا تخت پانڈیچیری تھا۔ فرانسیسیوں کے گورنر ڈیوپلیکس نے چالاکی سے حیدرآباد، کرناٹک، تمل ناڈو کے مشرقی حصے والی ریاستوں میں فرانسیسیوں کا رسوخ کو بڑھایا۔ یعنی کہ جب وہ ہندوستان آئے تو اس کے بعد انہوں نے یعنی کہ فرانس کے گورنر کون تھے؟ ڈیوپلے نے کیا کیا؟ چالاکی سے حیدرآباد میں، کرناٹک میں، تمل ناڈو کے مشرقی حصوں والی ریاستوں میں کیا کیا؟ فرانسیسیوں کا رسوخ یعنی کہ طاقت بڑھانا شروع کر دیا۔ یہ کون ہے طلباء؟ گورنر ڈیوپلے ہے۔ ڈیوپلے کی تصویر ہے۔ تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے ہوئے انگریز اور فرانسیسیوں میں سیاسی تجارت کو لے کر کئی جنگیں ہوئی۔ یعنی کہ انگریز اور فرانسیسی دونوں بھی بہت طاقتور ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ کیا کیا؟ ہندوستان میں اپنا سیاسی رسوخ کو بڑھانے کے لیے کیا کیا؟ آپس میں بہت ساری جنگیں کی۔ ان جنگوں کو کیا کہتے ہیں؟ کرناٹک کی جنگیں کہتے ہیں۔ آنے والے سبق میں تفصیلاً آپ کرناٹک کی جنگوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ فرانسیسیوں کا زوال۔ اب دیکھتے ہیں کہ فرانسیسیوں کا زوال کیوں ہوا۔ ہندوستان میں فرانسیسی افسروں کو فرانس حکومت نے مکمل تعاون نہیں کیا۔ جس طرح انگریزوں کو انگلینڈ سے بہت زیادہ تعاون ملتا تھا، اس طرح سے فرانسیسی آفیسر کو فرانس سے تعاون نہیں ملا۔ فرانس میں سیاسی الجھنیں، یعنی کہ فرانس میں کیا ہو گیا؟ سیاسی الجھنیں شروع ہو گئی، اور وہاں پہ بہت ساری تحریکیں شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کا اثر کیا ہوا؟ ہندوستان میں فرانس کا زوال کی وجہ بنی۔ فرانسیسیوں کا بحری بیڑا انگریزوں کے بحری بیڑے سے بہتر نہیں تھا۔ جو فرانسیسیوں کا جو بحری بیڑا یعنی کہ جو سمندری جہازیں تھے وہ انگریزوں کے جہازوں سے کمزور تھے۔ تو چلیے طلباء، یہ مرحلہ یعنی کہ سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آگے کی ہم سرگرمی دیکھیں گے۔ انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ بتائیے طلباء، انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کب قائم کی ہندوستان میں؟ جی ہاں 1600 عیسوی میں۔ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کب؟ جی ہاں 1602 میں۔ فرانسیسی ایسٹ انڈیا کمپنی کب بنائے فرانسیسی ایسٹ انڈیا کمپنی؟ جی ہاں 1664 عیسوی میں۔ اگلی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ہاں، اب ہم مشقی سوالات حل کریں گے۔ میرا سب سے پہلا سوال ہے، ہندوستان کو بحری راستے کے ذریعے تجارت کے لیے آنے والی پہلی یورپی کون تھے؟ جی ہاں، بہت ہی آسان جواب ہے۔ ہندوستان کو بحری راستوں کے ذریعے تجارت کے لیے آنے والی پہلی جو یورپ تھی وہ کون سی تھی؟ پرتگال تھی۔ میرا دوسرا سوال ہے، ہندوستان کا بحری راستہ کس نے دریافت کیا؟ بتائیے طلباء۔ جی ہاں، بالکل صحیح، ہندوستان کا بحری راستہ واسکو ڈی گاما نے دریافت کیا۔ ڈچ کا پایا تخت کون سا تھا؟ بتائیے طلباء، ڈچ کا پایا تخت کون سا تھا؟ جی بالکل صحیح، ڈچ کا جو پایا تخت تھا وہ ہے پولیکارٹ۔ تو میرا اگلا سوال ہے،
انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کب قائم ہوئی؟ بتائیے. جی ہاں بالکل صحیح، انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 عیسوی میں قائم ہوئی. اب بڑھتے ہیں ہم ہماری اگلی سرگرمی کی طرف جو ہے ہوم ورک یعنی کہ گھر کا کام. تو چلیے طلباء، میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر آپ کو سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. جو میں ہوم ورک دے رہی ہوں وہ آپ ضرور کریں گے. تو میرا سوال ہے، بھارت کا نقشہ کھینچ کر، یعنی کہ بھارت کا جو نقشہ ہے وہ اس کو کیا کرنا ہے، آپ کی کاپیوں میں ڈرا کرنا ہے. اس میں یعنی کہ نقشے میں یوروپیوں کی ابتدائی مراکز کی نشاندہی کیجیے. تو چلیے آج کی یہ کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے. اللہ حافظ. تھینک یو.